गरीब लड़का भूख से कांप रहा था। अमीर लड़की बोली, मेरी एक शर्त है, आगे जो हुआ आंखें भर आएंगी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी नवीनगर की है, जहाँ शौर्य चौक से थोड़ी दूरी पर फुटपाथ के किनारे एक टूटी हुई चादर और कुछ गत्तों के सहारे जिंदगी काट रहा था आरव। दिसंबर की वो रात थी जब नवीनगर की ठंड हड्डियों तक उतर जाती है, जब हवा सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की हिम्मत को भी जमा देती है। सड़क पर चलते लोग महंगे जैकेट, ऊनी कोट और दस्ताने पहनकर भी सिहर जाते हैं, और आरव, उसके पास तो ढंग का स्वेटर तक नहीं था। बदन पर एक पुरानी जगजगे से फटी शर्ट जिसके बटन आधे टूट चुके थे, और ऊपर से एक पतली सी जैकेट जो अब ठंड रोकने के लायक ही नहीं रही थी। पैरों में फटी हुई चप्पलें थी जिनके नीचे का रबर घिस चुका था, और हर कदम पर ठंडी जमीन की सुई जैसी चुभन सीधे उसकी नसों में उतर जाती थी। पेट पिछले 2 दिनों से खाली था। भूख ऐसी कि पेट अंदर चिपक गया था, और ठंड ऐसी कि दांत आपस में टकरा रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी, जैसे शरीर ने रोने तक की ताकत खो दी हो। शौर्य चौक के पास की वह चमचमाती सड़क, जहाँ रात के वक्त भी गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। पीली रोशनी में नहाया हुआ रास्ता, सेल्फी लेने वाले लोग, हंसते खिलखिलाते दोस्त, हाथ में आइसक्रीम पकड़े बच्चे, और उन सब के बीच आरव एक ऐसे साए की तरफ बैठा था जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता। कोई तेज कदमों से निकल जाता, कोई नजरें फेर लेता, तो कोई उसे देखकर ऐसे मुंह बना लेता जैसे वो इंसान नहीं, कोई गंदगी हो। कभी कभी आरव कांपते हाथों से उठकर राह चलते लोगों की तरफ हाथ बढ़ा देता, उम्मीद करता कि शायद कोई 2 रोटी के पैसे दे दे, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। कुछ सिक्योरिटी वाले आते उसे डांटते, यहाँ मत बैठा कर, बदनामी होती है, और आरव चुपचाप अपना सिर झुका लेता, क्योंकि जवाब देने की ताकत भी तो पेट से ही आती है। आरव नवीनगर नौकरी की तलाश में आया था। गांव में शारदा देवी बीमार थी, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, ऊपर से कर्ज का बोझ, और मन में बस एक ही उम्मीद थी कि शहर कुछ देगा, मेहनत का बदला देगा। लेकिन शहर ने उसे सिर्फ ठंड, भूख और अपमान दिया। जिस दिन उसके आखिरी पैसे खत्म हुए, उसी दिन से वो फुटपाथ पर आ गया। पहले दिन उसने खुद को समझाया था कि बस एक रात है, कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। दूसरे दिन भी यही सोचा, तीसरे दिन भी, और अब ये तीसरी रात थी। लेकिन कल अब एक झूठ लगने लगा था। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा मानो बदले की भावना से चल रही थी। आरव की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भूख उसे बार बार जगा देती थी। कभी शारदा देवी का चेहरा सामने आ जाता, कभी गांव की मिट्टी की खुशबू याद आ जाती, और कभी खुद से सवाल करता कि क्या यही हाल होना था उसका। तभी सड़क के किनारे एक महंगी काली कार आकर रुकी। टायरों की आवाज सुनकर आरव ने सिर उठाया। रघु उतरा, इधर उधर देखा जैसे कोई गंदी चीज से बच रहा हो। फिर पीछे का दरवाजा खोला। कार से एक लड़की उतरी, लंबा महंगा कोट, चमकते हुए जूते, खुले बाल जो ठंडी हवा में भी सलीके से लहरा रहे थे, और चेहरे पर ऐसी ठंडक जैसे दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। लड़की का नाम मीरा था। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही, शायद फोन पर किसी से बात कर रही थी। आरव ने सोचा ये भी चली जाएगी, लेकिन तभी उसकी नज़र आरव पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि आरव ठंड से कांप रहा है, उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं, तो जाने क्यों उसके कदम रुक गए। उसने ऐसे दृश्य पहले भी देखे थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था, जैसे उस अंधेरे कोने में बैठा ये लड़का उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। ए लड़के, मीरा की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। आरव में डरते डरते सिर उठाया। सामने खड़ी लड़की उसे किसी और ही दुनिया की लग रही थी, जहां ठंड, भूख और अपमान जैसी चीजें शायद होती ही नहीं। रोशनी में उसका कोट चमक रहा था, और आरव खुद को और भी गंदा और भी छोटा महसूस करने लगा। यहां क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। आरव के होंठ कांप रहे थे, शब्द गले में अटक रहे थे। कुछ नहीं, बस ठंड बहुत है, इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। घर नहीं है? इस सवाल पर आरव के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई, जिसमें दर्द भी था और बेबसी भी। घर है, लेकिन बहुत दूर, और यहां नौकरी ढूंढने आया था, उसने जैसे सफाई देते हुए कहा। मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, सूखी आंखें, और वो चेहरा जिसमें उम्र से ज्यादा थकान थी। उसने एक पल सोचा, शायद अपने मन में कुछ, तो फिर बोली, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो करोगे? आरव की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक जली, जैसे बुझती हुई राख में अचानक चिंगारी दिख जाए। हाँ, क्यों नहीं, बस खाना मिल जाए और कहीं रात काटने की जगह। उसकी आवाज़ में गिड़गिड़ाहट नहीं थी, बस सच्चाई थी। मीरा ने बिना भाव बदले कहा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त? आरव चौंक गया। उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। जो मैं कहूं वही करना होगा, बिना सवाल। मीरा का लहजा सख्त था। आरव चुप हो गया। उसके मन में डर और अपमान दोनों उठे, जैसे किसी ने उसकी आखिरी इज्जत भी तोलनी शुरू कर दी हो। उसे शारदा देवी का चेहरा याद आ गया। गांव की झोपड़ी और वो रातें जब शारदा देवी उसे अपने आंचल से ढककर सुलाती थीं।
उसने ठंडी जमीन की तरफ देखा, फिर मीरा की तरफ। अगर मैं मना करूं तो? उसने बहुत धीमे से पूछा। मीरा ने कंधे उचका दिए, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। तो मैं चली जाऊंगी और तुम यहीं रहोगे। कुछ पल की खामोशी छा गई। गाड़ियों की आवाज, ठंडी हवा और आरव की तेज सांसें सब एक साथ मिलकर उस पल को भारी बना रही थीं। फिर आरव ने सिर झुका लिया। ठीक है, उसने कहा, मैं आपकी बात मानूंगा। मीरा ने रघु की तरफ देखा। इसे बैठाओ। जब आरव कार में बैठा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि गर्मी कैसी होती है। हीटर की हवा उसके जमे हुए हाथों और पैरों को छू रही थी। सीट नरम थी और इस आराम ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, बिना आवाज के, जैसे शरीर ने खुद रोने का फैसला कर लिया हो। मीरा ने देख लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। कार पड़ी। बाहर वही सड़क थी, वही शौर्य चौक, लेकिन आरव की दुनिया बदल रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बस इतना पता था कि अब उसकी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चलने वाली है। कार के अंदर मीरा ने फोन पर किसी से कहा, हाँ, मैं थोड़ी देर से आऊंगी, एक काम है। आरव ने हिम्मत करके पूछा, मैडम, आपका नाम क्या है? मीरा ने बिना देखे कहा, मीरा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। आरव, याद रखना, मैंने तुम्हें उठाया है, अब मेरी बात मानोगे? आरव ने सिर हिला दिया। उसके पास सवाल करने की ताकत नहीं थी। भूख और ठंड से ज्यादा डर अब इस बात का था कि कहीं ये सब सपना न निकल जाए। कार अंधेरी सड़क की तरफ मुड़ गई। आरव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में डर, उम्मीद और एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि ये मदद है या एक नई कैद की शुरुआत। बस इतना जानता था कि इस रात ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी है। आरव की आंख खुली तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, एसी की ठंडी हवा चल रही थी, और जिस बिस्तर पर वो लेटा था वो उसके गांव की खाट से बिल्कुल अलग था, नरम, साफ और महकता हुआ। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप छत को देखता रहा, जैसे डर रहा हो कि अगर ज्यादा हिलेगा तो सब सपना टूट जाएगा। फिर अचानक उसे पिछली रात याद आई। शौर्य चौक, ठंड, भूख और मीरा की आवाज। जो मैं कहूं वही करना होगा। वो झटके से उठ बैठा। कमरे का दरवाजा बंद था। पास ही एक कुर्सी पर नए कपड़े रखे थे, स्वेटशर्ट, जीन्स और जूते। आरव ने कपड़ों को छुआ, यकीन करने के लिए कि वे सच में हैं। इतने अच्छे कपड़े उसने जिंदगी में कभी नहीं पहने थे। उसे भूख लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा डर। ये जगह जितनी आरामदेह थी उतनी ही अनजानी भी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई, सादी साड़ी, शांत चेहरा। उठ गए? उसने सामान्य लहजे में पूछा। मैडम बुला रही है, पहले ये कपड़े पहन लो। आरव ने हामी में सिर हिलाया। कपड़े पहनते वक्त उसे अपने फटे पुराने कपड़े याद आए, जो शायद अब कूड़े में फेंक दिए गए होंगे, जैसे उसके पुराने जीवन का एक हिस्सा भी वहीं छूट गया हो। वो बाहर निकला तो सामने बड़ा सा ड्राइंग रूम था। सोफे, शीशे की मेज, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स। मीरा सोफे पर बैठी लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। उसने आरव की तरफ देखा, फिर नजरें वापस स्क्रीन पर डाल दी। बैठो, उसने कहा। आरव चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी रही, फिर मीरा ने लैपटॉप बंद किया। सबसे पहले साफ साफ समझ लो, उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैंने तुम्हें दया में नहीं उठाया, मैं मदद करती हूं, लेकिन अपने तरीके से। आरव ने धीमे से कहा, जी। तुम यहां रहोगे, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बदले में तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी, बिना बहस। आरव ने सिर झुका लिया। जो कहेंगी करूंगा। मीरा ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके शब्दों को तौल रही हो। अभी नाश्ता कर लो, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। डाइनिंग टेबल पर गरम खाना रखा था, रोटी, सब्जी, दाल और दूध। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने पहला कौर मुंह में रखा तो आंखें भर आईं। उसने मुंह नीचे कर लिया ताकि कोई देख ना ले। इतने दिन बाद पेट भरने वाला खाना उसके लिए ये भी एक लग्जरी थी। मीरा दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर कहीं कुछ हिल रहा था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उस दिन से आरव की जिंदगी एक अजीब नियम में बंध गई। सुबह जल्दी उठना, घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना, रघु के साथ बाजार जाना, फाइलें उठाना, कभी कभी मीरा के साथ बाहर जाना। वो नौकर नहीं था, लेकिन मालिक भी नहीं। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त एहसान के नीचे दबा हुआ था। मीरा उसे अक्सर याद दिलाती, याद है तुम कहाँ से आए थे? और आरव हर बार चुप हो जाता। कभी कभी जब मीरा के दोस्त आते तो वो आरव को सामने बुलाती, देखो ये है मेरा सोशल प्रोजेक्ट। वो हंसते हुए कहती, लोग तारीफ करते, कितनी नेक हो तुम। आरव मुस्कुराता रहता, लेकिन अंदर से टूटता जाता।
फिर भी इस घर में उसे कुछ ऐसा मिला जो सड़क पर नहीं था, इसकी झूठी झलक और आगे बढ़ने का मौका। उसने घर की लाइब्रेरी में किताबें देखीं। एक दिन हिम्मत करके उसने पढ़ना शुरू किया। रात को सबके सो जाने के बाद वो किताब लेकर बैठ जाता। उसे पढ़ना अच्छा लगता था, सीखना अच्छा लगता था। एक शाम मीरा ने उसे किताब पढ़ते देख लिया। ये क्या कर रहे हो? उसने पूछा। आरव घबरा गया। बस ऐसे ही देख रहा था। मीरा ने किताब उठाई। तुम पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत? आरव ने कहा। गांव में स्कूल गया था। मीरा कुछ सेकंड चुप रही। ठीक है, कल से मेरे ऑफिस में साथ चलोगे, वहां काम सीखो। ये पहली बार था जब मीरा ने उसे सिर्फ एहसान का बोझ नहीं बल्कि किसी काम का काबिल समझा। ऑफिस की दुनिया आरव के लिए नई थी। कंप्यूटर, फाइलें, मीटिंग्स, वो सब ध्यान से देखता, सीखता। कई बार लोग उसे नीची नजरों से देखते, लेकिन वो सह लेता। उसे लगता था कि शायद यहीं से उसकी जिंदगी बदले। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी ठंड में बैठा दिखा। आरव का दिल कांप गया। वो खुद को उसमें देखने लगा। उसने रघु से गाड़ी रुकवाई और अपने पैसों से उस आदमी को चाय और खाना दिलाया। ये बात मीरा को पता चली। घर पहुंचते ही उसने आरव को बुलाया। किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने को? आरव डर गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्की सी मजबूती थी। मैडम, वो आदमी ठंड में था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मीरा की आंखें सख्त हो गईं। तुम्हें ये सब करने का हक मैंने नहीं दिया। याद रखो, तुम यहां मेरी वजह से हो। वो पहली बार आरव पर चिल्लाई। आरव चुप रहा, लेकिन उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि पेट भर जाना जिंदगी नहीं है अगर आत्मसम्मान भूखा रहे। अगली सुबह मीरा ने उसे बुलाया। उसकी आवाज थोड़ी शांत थी। देखो आरव, दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। अगर चलती तो तुम सड़क पर नहीं होते। आरव ने धीरे से कहा, शायद, लेकिन अगर भावनाएं ना हो तो हम इंसान भी नहीं रहते। ये सुनकर मीरा चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने कहा, जाओ अपना काम करो। आरव चला गया, लेकिन कमरे में मीरा अकेली बैठी रह गई। पहली बार किसी गरीब लड़के ने उसकी सोच को चुनौती दी थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और अजीब सी बेचैनी भी। उधर आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर वही दिल्ली थी, भागती हुई, ठंडी, बेरहम। लेकिन अब उसके अंदर एक सवाल जन्म ले चुका था। क्या वो पूरी जिंदगी शर्तों पर जिएगा या कभी अपनी शर्त पर भी? और इसी सवाल के साथ उसकी कहानी का दूसरा हिस्सा और गहरा हो गया। आरव अब उस घर में नया नहीं रहा था, लेकिन अपना भी नहीं लगा था। दिन एक जैसे बीतते थे। सुबह समय पर उठना, काम, ऑफिस और फिर रात को कमरे में लौट आना। फर्क बस इतना था कि अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वो पहले की तरह डरा हुआ नहीं था। भूख और ठंड की जगह अब सवालों ने ले ली थी। सवाल अपने होने का, अपनी कीमत का। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मीरा ने आरव को भी साथ रखा। ये प्रोजेक्ट शहर की झुग्गियों के लिए था। कागजों में मदद, असल में आंकड़े। आरव जब पहली बार उन गलियों में गया तो उसके कदम रुक गए। वही बदबू, वही गीलापन, वही नंगे पांव बच्चे। सब कुछ उसे अपना अतीत लगा। फर्क बस इतना था कि आज वो बाहर से आया था, भीतर से नहीं। एक झोपड़ी के सामने एक औरत बैठी थी, गोद में बच्चा। बच्चा भूख से रो रहा था। आरव का दिल बैठ गया। उसने जेब में हाथ डाला। थोड़े से पैसे थे। उसने बिना सोचे औरत को दे दिए। औरत की आंखों में जो चमक आई, उसने आरव को चुप करा दिया। वो जानता था ये मदद छोटी है, लेकिन सच्ची है। पीछे खड़ी मीरा सब देख रही थी। ये सब मत किया करो, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। हम यहाँ भावुक होने नहीं, काम करने आए हैं। आरव ने पहली बार बिना झुके जवाब दिया। काम अगर इंसान को भूल जाए तो वो काम नहीं रहता। मीरा ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गई। उसे लगा ये लड़का धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसल रहा है और ये एहसास उसे बेचैन कर रहा था। दिन बीतते गए। आरव ऑफिस में लोगों की मदद करता, सीखता और रात को किताबें पढ़ता। उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था। कुछ कर्मचारी अब उसे नाम से बुलाने लगे थे। ये छोटी सी एजेंसी उसे अंदर से मजबूत कर रही थी। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। अचानक एक बाइक फिसल गई, सीधे मीरा की गाड़ी के सामने। ड्राइवर ने ब्रेक मारे, लेकिन गाड़ी डगमगा गई। उसी पल सामने से एक ट्रक आ गया। सब कुछ सेकंडों में हुआ। आरव ने बिना सोचे मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सीट से नीचे झुका दिया। ट्रक गाड़ी के पास से चीखता हुआ निकल गया। शीशा टूट गया, सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद मीरा की सांसें तेज थीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने आरव की तरफ देखा। वो कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर कम, चिंता ज्यादा थी। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया।
पहली बार उसकी आवाज़ कांपी नहीं। हाँ, उस रात घर पहुंचकर मीरा देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही पल आंखों के सामने आ रहा था। अगर आरव ना होता तो। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ एक एहसान नहीं, एक इंसान है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है। अगले दिन एक बड़ी पार्टी थी। मीरा के पिता के बिजनेस पार्टनर्स आए थे। घर जगमगा रहा था। मीरा ने आरव से कहा, आज ठीक से रहना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आरव ने सिर हिला दिया। पार्टी में बातचीत चल रही थी। किसी ने पूछा, ये कौन है? मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे ये मेरा आदमी है, मतलब घर का काम संभालता है। हंसी गूंज गई। आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वही लोग, वही चमक, वही शब्द, और वो फिर वही पुराना आरव बन गया जो कभी फुटपाथ पर बैठा था। फर्क बस इतना था कि आज वो साफ कपड़ों में था। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाहर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। आरव ने अपना छोटा सा बैग उठाया, कुछ कपड़े, एक किताब और माँ की तस्वीर। वो कमरे में आखिरी बार बैठा। उसे डर था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा आत्मसम्मान था। मीरा ने देखा कि आरव का कमरा खाली है। उसने नौकरानी से पूछा, कहाँ गया? मैडम, वो चला गया। मीरा का दिल बैठ गया। वो भागती हुई बाहर आई। गेट के पास आरव खड़ा था। रुको, मीरा ने कहा, क्यों जा रहे हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस थकान थी। मैडम, मैं आपकी मदद का आभारी हूं, लेकिन मैं किसी की हंसी का कारण बनकर नहीं रह सकता। मैंने मजाक में कहा था, मीरा बोली, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। आरव ने कहा, मजाक वही कर सकता है जिसके पास ताकत हो, और जो सहता है उसके लिए वो जिंदगी बन जाता है। कुछ पल की खामोशी रही। ठंडी हवा चल रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस पहली रात थी। फर्क बस इतना था कि आज आरव कांप नहीं रहा था। अगर मैं माफी मांगू? मीरा ने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। माफी शब्दों से नहीं, नजरों से समझ आती है, और आपकी नजर में मैं आज भी नीचे हूं। वो मुड़ा और चल दिया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। गेट बंद हो गया। पहली बार उसके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी उसका नहीं लग रहा था। कमरे में लौटकर उसने शीशे में खुद को देखा। महंगे कपड़े, मजबूत चेहरा, और आंखों में एक खालीपन। उधर आरव सड़क पर चल रहा था। जेब हल्की थी, लेकिन कदम भारी नहीं थे। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन ये पता था कि वो अब शर्तों पर नहीं जिएगा। दिल्ली की वही रात, वही ठंड, लेकिन इस बार आरव के अंदर एक आग जल रही थी, और इसी आग के साथ उसकी कहानी तीसरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां से वापसी आसान नहीं थी, पर जरूरी थी। आरव के लिए दिल्ली की सड़कें अब नई नहीं थी। जिस शहर ने कभी उसे ठंड और भूख के हवाले कर दिया था, वही शहर अब उसके लिए इम्तिहान बन चुका था। उस रात मीरा का घर छोड़ने के बाद उसने किसी फुटपाथ पर बैठना नहीं चुना। उसके भीतर जो आत्मसम्मान जागा था, उसने उसे जमीन पर बैठने नहीं दिया। वो पूरी रात चलता रहा, कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, कभी किसी चाय की दुकान के बाहर। जेब में पैसे गिनती के थे, लेकिन हौसले पहले से कहीं ज्यादा। सुबह होते ही उसने काम की तलाश शुरू की। जहां पहले वो हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, अब सीधे नजर मिलाकर बात करता था। कई जगह से उसे मना किया गया, कई शक की नजर से देखा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोपहर तक उसे एक छोटा सा काम मिल गया, एक उम्मीद फाउंडेशन के ऑफिस में, जहां झुग्गियों के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम होता था। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन इज्जत पूरी। आरव ने उसी दिन तय कर लिया कि वो छोटा रहेगा, लेकिन झुका हुआ नहीं जिएगा। दिन बीतने लगे। आरव बच्चों को पढ़ाने लगा। उन्हीं बच्चों में उसे अपना बचपन दिखता था। नंगे पांव, गंदी कॉपियां, लेकिन सपनों से भरी आंखें। वो उन्हें सिर्फ अक्षर नहीं सिखाता था, उन्हें अपनी कहानी भी सुनाता था कि हालात जैसे भी हों, इंसान की कीमत हालात तय नहीं करते। धीरे धीरे उसका भरोसा बढ़ने लगा। लोग उसे जानने लगे, उसकी कद्र करने लगे। पहली बार आरव को लगा कि वो किसी के लिए बोझ नहीं, बल्कि सहारा है। उधर मीरा की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आरव के जाने के बाद घर बड़ा और खामोश लगने लगा था। ड्राइंग रूम वही था, पार्टियां वही थीं, लेकिन हर चीज में एक कमी थी, वो सच्चाई जो आरव के साथ आई थी और उसके साथ चली गई थी। उसे बार बार वही पल याद आता जब आरव ने उसकी जान बचाई थी, और फिर वही शब्द जो उसने पार्टी में कहे थे। उसे समझ आने लगा था कि उसने मदद नहीं की थी, उसने ताकत दिखाई थी। एक दिन मीरा अपने पिता के साथ उसी उम्मीद फाउंडेशन के प्रोजेक्ट पर गई जहां आरव काम करता था। बच्चों की हंसी, दीवारों पर बने रंग बिरंगे चित्र और सामने खड़ा आरव।
साधारण कपड़े, सादा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। मीरा कुछ पल के लिए ठिठक गई। आरव ने भी उसे देख लिया। दोनों की नजरें मिली, इस बार बराबरी पर। तुम यहां? मीरा के मुंह से बस इतना ही निकला। हां, आरव ने शांति से कहा, यही काम करता हूं। मीरा ने चारों तरफ देखा। खुश हो? आरव ने हल्की मुस्कान दी। हां, थकता हूं लेकिन टूटा हुआ नहीं हूं। वो शब्द मीरा के दिल में उतर गए। उसने उसी पल तय कर लिया कि अब वो सिर्फ माफी नहीं, बदलाव भी दिखाएगी। उसने उम्मीद फाउंडेशन के लिए खुलकर मदद की, लेकिन इस बार बिना कैमरे, बिना दिखावे। आरव ने उसे रोका नहीं, लेकिन शर्त रखी। मदद अगर करनी है तो इंसान की तरह, मालिक की तरह नहीं। मीरा ने सिर झुका लिया। ये वही झुकाव था जो आरव ने पहली रात किया था। फर्क बस इतना था, तब मजबूरी थी और अब समझ। समय के साथ दोनों का रिश्ता बदला। न एहसान रहा, न शर्त, बस बातचीत, सम्मान और धीरे धीरे पनपता विश्वास। मीरा ने पहली बार किसी को बिना ऊपर नीचे देखे जाना। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। एक शाम शौर्य चौक के पास दोनों खड़े थे, उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था। ठंड फिर थी, लेकिन वैसी नहीं। मीरा ने कहा, अगर उस रात में ना रुकती तो? आरव ने जवाब दिया, तो शायद मैं आज भी जिंदा होता, लेकिन ऐसा नहीं जैसा आज हूं। दोनों चुप हो गए। रोशनी जल रही थी, लोग घूम रहे थे और जिंदगी आगे बढ़ रही थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि मदद अगर शर्तों में बंधी हो तो वो मदद नहीं, अपमान बन जाती है। और इंसान अगर हालात से लड़ना सीख ले तो सबसे बड़ी अमीरी आत्मसम्मान बन जाता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या आपकी मदद किसी पर हुक जताने का जरिया बनती, या किसी टूटते इंसान को उठाने की वजह? और अगर आप आरव की जगह होते तो क्या भूख के डर से आत्मसम्मान गिरा देते, या खाली पेट भी खुद को इंसान समझकर जीते? ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये कहानी हमारे फैसलों की है। क्योंकि हालात हमें झुका सकते हैं, लेकिन हमारी सोच तय करती है कि हम टूटेंगे या उठेंगे। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है, और कमेंट में बताइए आप आरव हैं या मीरा। ऐसी ही सच्ची, कड़वी और दिल से निकली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी अंत नहीं होती, कुछ कहानियां हमें बेहतर इंसान बनने की शुरुआत देती हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।